आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की ओरिजिनल सुपरस्टार के नाम से मशहूर एक्टर वैजयंती माला की पूरी जिंदगी की कहानी लेकर आया हूँ। डायरेक्टर B.R. चोपड़ा की एक छोटी सी गलती से कैसे मरने वाली थी वैजयंती माला। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को क्यों धोखा दिया वैजयंती माला ने। अपने पति और बच्चों पर कौन कौन से जुल्म किए वैजयंती माला ने कि उनके सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ गई। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त सन 1933 को चेन्नई में हुआ था। वैजयंती माला के पिता का नाम था M.D. रमन और उनकी मां का नाम था वसुंधरा देवी। दिलचस्प बात यह है कि वैजयंती माला बचपन से ही अपनी मां को उनके नाम से पुकारा करती थी, क्योंकि उनकी मां वसुंधरा उम्र में केवल उनसे 16 साल ही बड़ी थी। वैसे वैजयंती माला की मां वसुंधरा देवी उस समय में तमिल सिनेमा की लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी। वैजयंती माला की मां और उनके पिता दोनों ही बहुत बिजी हुआ करते थे, इसलिए वैजयंती माला का पूरा लालन पालन किया उनकी दादी यद्युगिरी देवी ने। वैजयंती माला के खानदान की रवायत थी कि उनके परिवार की लड़कियों को स्कूली शिक्षा नहीं दी जाती थी, मगर उनकी दादी यद्युगिरी देवी ने इसी परंपरा को तोड़ने के लिए चेन्नई के सबसे बड़े मशहूर स्कूल में वैजयंती माला का एडमिशन करवाया। उनकी दादी चाहती थी कि वैजयंती माला टिपिकल इंडियन क्लासिकल डांस सीखे, इसलिए उन्होंने मशहूर भारतीय शास्त्रीय नृत्यक गुरु वजुवर रमयाई पिल्लाई से वैजयंती माला को बहुत छोटे उम्र से ही नृत्य की शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। साथ ही वैजयंती माला ने मास्टर मनक्कन शिवाजी अय्यर से कर्नाटक संगीत भी सीखा। जब वैजयंती माला 7 साल की थीं, तब उनके स्कूल की तरफ से रोम के वेटिकन सिटी में उन्हें एक क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस देने के लिए भेजा गया था। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस मंच पर वैजयंती माला थिरकते हुए अपनी परफॉर्मेंस दे रही थीं, उनके सामने बैठी ऑडियंस में उनकी मां वसुंधरा देवी भी उनकी परफॉर्मेंस देख रही थीं। 13 साल की उम्र में वैजयंती माला ने चेन्नई और उसके आसपास पूरे तमिलनाडु के इलाकों में स्टेज शो करने शुरू कर दिए थे। ऐसे ही एक स्टेज शो में उन पर नज़र पड़ गई तमिल फिल्म डायरेक्टर M.V. रमन की। M.V. रमन वैजयंती माला की खूबसूरती, कमाल की डांस और गजब के फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने शो ख़त्म होने के बाद तुरंत ही वैजयंती माला से मिलकर उन्हें अपनी फिल्म वजकई में हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया। वैजयंती माला ने इस बारे में अपनी दादी को बताया। उनकी दादी ये नहीं चाहती थी कि वैजयंती इस ऑफर को एक्सेप्ट करे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वैजयंती माला की उम्र अभी सिर्फ 13 साल की है, जो कि एक हीरोइन बनने के लिए बहुत कम है। मगर M.V. रमन ने उन्हें समझा बुझा कर मना लिया और इस तरह से साल 1949 में रिलीज होने वाली फिल्म वजकई से वैजयंती माला ने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ये फिल्म सुपर हिट हुई और इस फिल्म ने वैजयंती माला को पूरे साउथ इंडिया में पॉपुलर कर दिया। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस AMV प्रोडक्शन ने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म का हिंदी वर्जन बनाया जाए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया के तुलना में ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है, तो ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। इस तरह से साल 1951 में रिलीज होने वाली फिल्म बहार से वैजयंती माला ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। फिल्म बहार सुपर हिट साबित हुई। वैजयंती माला इस फिल्म के इतना ज़्यादा हिट होने का एक वजह बताती हैं। वैजयंती माला के मुताबिक उस वक्त नॉर्थ इंडिया ने फिल्मी पर्दे पर सच का डांस देखा ही नहीं था। इससे पहले फिल्मों में जो भी डांस दिखता था वो सब डांस नहीं था, केवल उछलन कूदन थी। मगर इस फिल्म में पहली बार ऐसा डांस देखकर नॉर्थ इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई और इसीलिए ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। इस फिल्म के इतना ज़्यादा हिट होने के कारण वैजयंती माला को और भी कई हिंदी फिल्में मिलने लगी, मगर चूंकि वैजयंती माला AMV प्रोडक्शन के 5 साल के एग्रीमेंट से जुड़ी हुई थीं, इसलिए उन्होंने किसी भी ऑफर को हाँ नहीं किया और वापस साउथ इंडिया में लौट गईं, जहां उन्होंने जीविथम, विजया कुमारी, संगम जैसे कई तमिल फिल्मों में काम किया। साल 1954 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्म नागिन से उन्होंने हिंदी सिनेमा में वापसी की। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया एक गाना मन डोले मेरा तन डोले बहुत हिट हुआ। इस फिल्म में भी उनके कमाल के डांस को देखकर दर्शक हैरान रह गए। इस फिल्म के बाद वैजयंती माला ने पहली झलक, आशा निराशा, मिस माला, सितारा, यास्मीन
और जशन जैसे हिंदी फिल्मों में काम किया। वैजयंती माला लगातार हिंदी फिल्मों में काम तो कर रही थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें उनके नृत्य के लिए जितनी शाबाशी मिल रही थी उतनी उनकी अदाकारी के लिए नहीं मिल रही थी, क्योंकि दर्शक और समीक्षक दोनों को ही लगता था कि वैजयंती माला की अदाकारी में कोई खास बात नहीं है। इसीलिए जब डायरेक्टर विमल रॉय ने वैजयंती माला को अपनी फिल्म देवदास के लिए तवाइफ चंद्रमुखी जैसे महत्वपूर्ण किरदार के लिए साइन किया तो उस वक्त बहुत मजाक उड़ा। लोगों ने तो इतना तक कहा कि चंद्रमुखी के किरदार के लिए अगर वैजयंती माला को साइन करना था तो देवदास के किरदार के लिए दिलीप कुमार को क्यों साइन किए हो, किशोर कुमार को कर लो, जोड़ी अच्छी जमेगी। मगर साल 1956 में रिलीज होने वाली फिल्म देवदास में तवाइफ चंद्रमुखी के किरदार में वैजयंती माला के बेहतरीन अदाकारी को देख दर्शकों और समीक्षकों के होश उड़ गए। इस फिल्म में वैजयंती माला के शानदार एक्टिंग की वजह से ही उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। लेकिन वैजयंती माला बॉलीवुड के इतिहास में पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड को ठुकरा दिया, क्योंकि वैजयंती माला का कहना है कि फिल्म में उनका किरदार चंद्रमुखी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फिल्म की हीरोइन पाड़ो का किरदार। इसलिए अगर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाना है तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नहीं बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस का देना चाहिए। देवदास वैजयंती माला के करियर में एक कल्ट लेकर आई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में वैजयंती माला की छवि बिल्कुल ही बदल दी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सबको ये मानना पड़ा कि वैजयंती माला सिर्फ एक कमाल की डांसर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन अदाकारा भी हैं। देवदास के बाद वैजयंती माला ने ताज, अनजान, कहानी किस्मत की, पटरानी, न्यू दिल्ली, लड़की, आशा जैसे फिल्मों में काम किया, जिनमें से न्यू दिल्ली, लड़की और आशा तीनों ही सुपरहिट साबित हुई। साल 1958 में वैजयंती माला ने पहली बार दिलीप कुमार के साथ काम किया फिल्म नया दौर में। नया दौर में काम करने के लिए वैजयंती माला को खासा तैयारी करनी पड़ी। वैजयंती माला एक दक्षिण भारतीय लड़की थी और उन्हें इस फिल्म में किरदार निभाना था उत्तर भारतीय की एक गंवार भोजपुरी बोलने वाली लड़की की। इसके लिए तकरीबन 1 महीने के लिए वैजयंती माला ने भोजपुरी सीखी। वैजयंती माला फिल्म नया दौर के शूटिंग से जुड़ी एक कमाल का किस्सा बताती हैं। दरअसल इस फिल्म में एक सीन था जिसमें वैजयंती माला को तड़प तड़प कर मरना था। जब कैमरा शुरू हुआ तो वैजयंती माला ने अपनी अदाकारी शुरू कर दी और तड़प तड़प कर मर गईं। उन्होंने इस सीन में इतनी बेहतरीन एक्टिंग की थी कि डायरेक्टर VR चोपड़ा उनके इस अभिनय में इस कदर डूब गए कि कट कहना ही भूल गए। वैजयंती माला ने अपने अभिनय को वास्तविक बनाने के लिए अपनी सांसें रोकी हुई थीं। अब वे सांस रोके हुए आंखें बंद किए हुए इंतजार कर रही थीं कि चोपड़ा साहब अब कहेंगे कट, अब कहेंगे कट। मगर चोपड़ा साहब थे कि कट बोल ही नहीं रहे थे। वक्त बीतने के साथ ही वैजयंती माला की सांसें फूलने लगीं, वो छटपटाने लगी, वो मरने को हो गई। तब आखिरकार उन्होंने अपना बायां हाथ जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू किया। उन्हें ऐसा करते देख VR चोपड़ा को होश आया और उन्होंने जल्दी से कहा कट कट कट। तब जाकर वैजयंती माला ने आंख खोली, सांस ली, नहीं तो चोपड़ा साहब की इस छोटी सी गलती से उनकी जान जा सकती थी। नया दौर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म नया दौर के रिलीज होने के बाद वैजयंती माला का बॉलीवुड में एक गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। इसके बाद वैजयंती माला ने कठपुतली, एक झलक, साधना, सितारों से आगे, जवानी की हवा, कॉलेज गर्ल, नजराना, जिंदगी, रंगोली, झूला, राज तिलक, राजभक्ति, डॉक्टर गीता, अमरदीप और आज का पंछी जैसे हिट फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम किया। फिल्म नया दौर में वैजयंती माला और दिलीप कुमार की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई। लिहाजा इसके बाद वैजयंती माला ने और दिलीप कुमार ने लीडर, पैगाम, संघर्ष, गंगा जमुना और मधुमती जैसी और 5 फिल्मों में साथ काम किया। ये सातों फिल्में सुपर डुपर से भी ऊपर हिट साबित हुई। इतनी सारी फिल्मों में साथ काम करने के कारण वैजयंती माला और दिलीप कुमार ने काफी समय साथ गुजारा। इससे इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई। वैजयंती माला के मुताबिक
इन दोनों के बीच हुई ये दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई, इन दोनों को मालूम ही नहीं चला। फिल्म, अखबारों और मैगजीन्स में वैजयंती माला और दिलीप कुमार के अफेयर्स की खबरें छपने लगीं। वैजयंती माला का ये हमेशा से एक सपना था कि बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के डायरेक्शन में उनके साथ काम करे, और उनका ये सपना पूरा हुआ तब जब खुद राज कपूर ने उन्हें अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट संगम में राधा के किरदार के लिए साइन किया। संगम फिल्म को बनते हुए तकरीबन 4 साल का वक्त लग गया। वैजयंती माला के मुताबिक इन 4 सालों में राज कपूर के जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वो ना जाने कैसे उनकी ओर खिंचते चली गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। राज कपूर के भी मन में वैजयंती माला के लिए काफ़ी गहरी भावनाएं थीं। अब फिल्म, अखबारों और मैगजीन्स में राज कपूर और वैजयंती माला की अफेयर की खबरें छपने लगीं। इस अफेयर की खबर जब दिलीप कुमार को लगी तो वो वैजयंती माला से नाराज़ हो गए और उन्होंने वैजयंती माला से अपना रिश्ता तोड़ दिया। खबरें तो यहाँ तक भी छपने लगी थी कि वैजयंती माला और राज कपूर एक दूसरे से कभी भी शादी कर सकते हैं। जब ये खबरें उड़ते उड़ते राज कपूर की पत्नी कृष्णा तक पहुंची तो उन्होंने राज कपूर से आर पार का फैसला करने का मूड बना लिया। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर अपनी एक ऑफिशियल बायोग्राफी में खुल्लम खुल्ला लिखते हैं कि उनकी मां कृष्णा उनके सभी भाई बहनों यानी कि राज कपूर के बच्चों को साथ लेकर राज कपूर के घर से निकलकर मरीन ड्राइव पर स्थित एक नटराज होटल में रहने चली गईं और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब राज कपूर के पास उनके घर में तभी लौटेंगी जब राज कपूर उनके शर्तों को मान लेंगे। राज कपूर ने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, मगर वो नहीं मानी। आखिरकार राज कपूर को उनकी सारी शर्तें मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी 2 शर्तें थीं। पहली कि राज कपूर वैजयंती माला के साथ अपने अफेयर्स ख़त्म कर दें, और दूसरी शर्त ये कि अब वो भविष्य में कभी भी वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। राज कपूर ने उसी वक्त वैजयंती माला से अपना अफेयर ख़त्म कर लिया। यानी राज कपूर के लिए वैजयंती माला ने दिलीप कुमार को छोड़ा और फिर राज कपूर ने अपनी पत्नी के लिए वैजयंती माला को छोड़ दिया। वैजयंती माला इस रिश्तों के तोड़ मड़ोड़ से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गईं। इसी दौरान उनका फिल्म करियर बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान उनकी एक फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था आम्रपाली। इस फिल्म में वैजयंती माला ने बहुत मन से काम किया था। इस फिल्म से उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। अब तक तो वैजयंती माला अपनी पर्सनल लाइफ से ही दुखी थी, पर अब वो अपने करियर से भी परेशान हो गई। कुछ दिनों के बाद की बात है जब वैजयंती माला कश्मीर में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसी तरह शिकारे के डिसबैलेंस हो जाने के कारण वैजयंती माला ठंडे पानी वाली डल झील में गिर गईं। ठंडे पानी में गिरने के कारण उन्हें निमोनिया हो गया। उनके इलाज के लिए बम्बई से एक डॉक्टर को बुलाया गया। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के पर्सनल डॉक्टर चमन लाल बाली थे। डॉक्टर चमन लाल बाली आए तो थे बॉम्बे से कश्मीर वैजयंती माला का इलाज करने, मगर कर बैठे मोहब्बत। हालांकि डॉक्टर चमन लाल बाली पहले से शादीशुदा थे, उनके 3 बेटे थे, मगर फिर भी वो अपने आप को वैजयंती माला के प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाए। वैजयंती माला को अपने इस इमोशनल दौर में डॉक्टर चमन लाल बाली के तौर पर एक इमोशनल सपोर्ट मिल गया। धीरे धीरे इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं और ये नज़दीकियाँ इतनी बढ़ीं कि साल 1959 में वैजयंती माला ने डॉक्टर चमन लाल बाली से शादी कर ली। वैजयंती माला ने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि शादी के बाद वो फिल्मों से रिटायरमेंट ले लेंगी। लिहाजा साल 1970 में रिलीज़ होने वाली फिल्म गवार वैजयंती माला की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद वैजयंती माला ने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली। शादी के बाद वैजयंती माला और डॉक्टर चमन लाल बाली का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा सुचिंद्र बाली। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि साल 1975 में रिलीज़ होने वाली फिल्म दीवार कि अमिताभ बच्चन और शशि कुमार की मां का रोल पहले निरूपा रॉय को नहीं बल्कि वैजयंती माला को ऑफर हुआ था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि 70 के दशक की बहुत ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म है जिनमें माओं के किरदार वैजयंती माला को ऑफर हुए थे, मगर वैजयंती माला ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिए। 80 के दशक में रजनीकांत और कमल हसन जैसे साउथ के सुपरस्टार ने
वैजयंती माला को साउथ की फिल्में करने के कई ऑफर्स दिए, मगर वैजयंती माला ने इन सभी को भी ठुकरा दिया। राजीव गांधी के साथ भी वैजयंती माला के काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। उन्हीं के कहने पर वैजयंती माला ने साल 1984 में साउथ चेन्नई की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंची। 21 अप्रैल साल 1986 को उनके पति डॉक्टर चमन लाल बाली इस दुनिया से विदा हो गए। उनके मरने के तकरीबन 3.5 साल बाद अगस्त सन 1986 में वैजयंती माला की जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। दरअसल हुआ ये कि वैजयंती माला और उनके 3 सौतेले बेटे यानी डॉक्टर चमन लाल बाली के पहली पत्नी के तीनों बच्चों के बीच कोर्ट में लीगल बैटल शुरू हुआ, डॉक्टर चमन लाल बाली के जायदाद को लेकर। वैजयंती माला ने कोर्ट में बताया कि उनके पति ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद उनके नाबालिग 14 साल के बेटे सुचिंद्र के नाम कर दी थी और जब तक वो बालिग नहीं हो जाता तब तक वैजयंती माला को उस जायदाद का ऑफिशियल गार्ड नियुक्त किया गया था। इसके खिलाफ दिए गए उनके एफिडेविट में उनके 3 सौतेले बेटों ने कहा कि उनके पिता ने वादा किया था कि वो अपनी जायदाद को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटकर सभी को अपना जायदाद देंगे। इसके साथ ही वैजयंती माला पर कई गंभीर आरोप भी लगे। उन्होंने वैजयंती माला पर आरोप लगाया कि शादी के बाद वो उनके पिता डॉक्टर चमन लाल बाली को बहुत प्रताड़ित किया करती थी। उनकी प्रताड़नाओं से तंग आकर ही डॉक्टर चमन लाल ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। बहुत शराब पीने के कारण उनके स्वास्थ्य का ग्राफ बहुत नीचे जाना शुरू हो गया। जब वैजयंती माला ने देखा कि वो कभी भी मर सकते हैं तो उन्होंने उनके नशे में होने का फायदा उठाते हुए जायदाद के कागजों पर जबरदस्ती अपने मनचाहे सिग्नेचर्स करवा लिए। अपने बयान में उनके सौतेले बेटों ने यह भी कहा कि पहले तो वैजयंती माला ने उनसे उनके पिता को छीन लिया और अब उनके मरे हुए पिता की संपत्ति से उन्हें बेदखल कर देना चाहती हैं ताकि उन तीनों के सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाए। वैजयंती माला ने इसके खिलाफ अपने एफिडेविट में कोर्ट में बताया कि पहली बात तो ये कि उनके पति डॉक्टर चमन लाल बाली ने अपने उन तीनों बेटों से ऐसा कोई वादा नहीं किया कि वो अपने जायदाद को 4 हिस्सों में बांटकर बराबर बराबर देंगे। और दूसरी बात कि शादी के बाद उन्होंने अपने पति को बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं किया। उनके शादी के बाद उन दोनों के बीच कभी कोई अनबन हुई ही नहीं थी। उनकी शादी एक सुंदर, सफल, अच्छी शादी थी। जायदाद पर सिग्नेचर उनके पति ने पूरे होशो हवास में किए थे। वैजयंती माला ने यह भी कहा कि ऐसा भी नहीं है कि उनके तीनों सौतेले बेटों को अगर जायदाद ना मिले तो उनके सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि मार्च सन 1967 में शादी के वक्त ही डॉक्टर चमन लाल बाली ने अपनी पहली पत्नी रूबी और उनके 3 बेटों को एक पर्याप्त जायदाद दे दी थी। वैजयंती माला ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो हमेशा अपने सौतेले बेटों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती हैं। वो उन्हें बिल्कुल अपने बेटों की तरह ही ट्रीट करती हैं, मगर वो तीनों ही उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम नहीं करना चाहते। वो तीनों उन्हें जुल्म करने वाली दुश्मन सौतेली माँ की तरह ट्रीट करते हैं। साल 1989 में एक बार फिर से साउथ चेन्नई के लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंची। उसके बाद साल 1993 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद मनोनीत कर दिया। साल 1999 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों को दोषपूर्ण बताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दामन थाम लिया। साल 2007 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था बॉन्डिंग। जब ये बुक रिलीज हुई तो इस बुक ने भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। दरअसल इस बुक में वैजयंती माला ने ये लिख दिया कि राज कपूर के साथ उनका कोई अफेयर नहीं था। राज कपूर के साथ उनके अफेयर की खबरें केवल एक अफवाह थीं और ये अफवाह खुद राज कपूर ने उड़ाई थी, एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने इस पर काफ़ी गहरी नाराज़गी भी व्यक्त की थी। साथ ही ये भी कहा था कि राज कपूर और वैजयंती माला का अफेयर कोई झूठ नहीं बल्कि बिल्कुल सच है और उन्हें ये भरोसा भी है कि अगर आज राज कपूर जिंदा होते तो वैजयंती माला में इस अफेयर को झूठा बताने और राज कपूर पर पब्लिसिटी स्टंट करने का बेहुदा आरोप कतई न लगाती। वैजयंती माला की हमेशा से ये इच्छा थी कि उनका बेटा सुचिंद्र बॉलीवुड का एक बड़ा हीरो बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन उनका बेटा सुचिंद्र कॉलीवुड
यानी कि साउथ इंडियन सिनेमा का एक बड़ा हीरो बन गया है। आज वैजयंती माला अपने बेटे, बहू और पोती के साथ बॉलीवुड की लाइमलाइट और चमक धमक से दूर चेन्नई में रहती हैं। उनका एक डांस रिसर्च सेंटर है जहां वो शास्त्रीय नृत्य के अलग अलग मुद्राओं पर रिसर्च करती हैं।